जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर विद टीचिंग पर। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगामी परीक्षाओं की तैयारी अच्छी तरीक़ा से कर रहे होंगे। जो भी दोस्त इस चैनल पर पहली बार आए हो, इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन उसको सबसे पहले मिले। दोस्तों वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं दक्षिण के जो इम्पोर्टेंट जो वंश थे दोस्तों, उन वंशों के बारे में पढ़ने वाले हैं। दक्षिण दक्षिण भारत के जो राजवंश थे, कौन-कौन से राजवंश हुए दक्षिण भारत में, उन सभी राजवंशों के बारे में जानेंगे विस्तृत रूप से। जब हम राजवंशों में बात करते हैं दक्षिणी भारत के राजवंशों की बात करते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं चालुक्य राजवंश। तो चालुक्य राजवंश की जब बात करते हैं तो यह जो राजवंश था, यह 3 चालुक्य थे। जो चालुक्य वंश था इसकी 3 शाखाएँ थीं, 3 जगहों पर यह चालुक्य वंश था। इसलिए ये जो चालुक्य वंश था ये 3 चालुक्य वंश थे, जिनमें से पहला जो चालुक्य था उसे वातापी या बादामी के चालुक्य कहा जाता था और यह चालुक्य वंश की मुख्य शाखा थी, जो कि पश्चिम शाखा भी इसको कहते थे, पश्चिम की तरफ यह स्थित थी। और दूसरी जो शाखा थी दोस्तों उनको वेंगी के चालुक्य कहा जाता था और यह पूर्वी चालुक्य की पूर्वी पूर्वी तरफ चालुक्य रहते थे। और तीसरी जो शाखा थी वो कल्याणी के चालुक्य कहा जाता था और यह एक पश्चिमी शाखा थी। दोस्तों जो वातापी और बादामी के जो चालुक्य थे यह पश्चिमी शाखा थी, लेकिन यह मुख्य शाखा थी चालुक्य वंश की। और एक पूर्वी चालुक्य थी और एक पश्चिमी शाखा थी, एक पूर्वी शाखा थी, एक पश्चिमी शाखा थी। तो इस तरीके से वातापी के चालुक्य और वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य के बारे में हम आपको बताएँगे। दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम बादामी। बादामी को ही वातापी कहा जाता था, तो इसलिए आप बादामी के चालुक्य कहो या वातापी के चालुक्य एक ही बात है। तो बादामी के जो चालुक्य थे दोस्तों इनकी ये जो चालुक्य थे यह बीजापुर में थे और बीजापुर आपका कहाँ पड़ता है? ये कर्नाटक में पड़ता है। और इसकी जानकारी के बारे में अगर हम बात करते हैं, तो बादामी के चालुक्य थे इनके बारे में जो जानकारी मिलती है हमें, वो महाकूट एक अभिलेख पड़ता है। महाकूट अभिलेख में इनकी बादामी चालुक्य के बारे में वर्णन किया गया है। अभिलेख क्या होता था दोस्तों? जैसे कि जिस स्तंभ पर जो लिखा होता है वहाँ से उनकी जानकारी मिलती थी उस स्तंभ से। तो आप इसलिए कह सकते हो कि बादामी चालुक्य जो थे उनका वर्णन जो मिला था वो महाकूट अभिलेख से मिला था। और यह एक मुख्य शाखा थी और दोस्तों इसके शासन की काल की बात करते हैं, तो इसका जो शासन काल था वो 543 से 543 से लेकर 757 ईस्वी तक इसका शासन था चालुक्य वंशों का। और जिसके बादामी चालुक्य जो थे दोस्तों इसके संस्थापक जो थे वो पुलकेशिन प्रथम थे। और ये जो पुलकेशिन प्रथम थे इनका ये शासन काल जो था वो 543 से लेकर 566 ईस्वी तक इनका शासन चला था। और पुलकेशियन प्रथम जो थे इनके जो पूर्वज थे वो जयसिंह राणा राव कदम शासकों के अधीन थे। यानी दोस्तों जो पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज जयसिंह राणा राव कदम शासकों के अधीन थे। और कदम शासकों के आपको मैं बता देता हूँ इसके बारे में थोड़ा। कदम शासक जो थे यह दोस्तों कर्नाटक में कदम वंश चल रहा था और कर्नाटक में ही ये जो कर्नाटक में ये कदम शासक चल रहा था। इनकी जो राजधानी थी वो राजधानी बनवासी और या बैजंती इन कदम शासकों की राजधानी थी जो कि कर्नाटक में पड़ती है। और इस कदम शासक के जो संस्थापक थे वो मयूर शर्मा थे। दोस्तों इन्होंने 18 अश्वमेध यज्ञ कराए थे। दोस्तों आई होप उम्मीद करता हूँ कदम शासकों के बारे में आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों जो कदम शासक थे इनके अधीन जो सामंत के रूप में
चालुक वंश के कुछ चालुक वंश के जो चालुक वंश के कुछ लोग रहते थे जो कि सामंत के रूप में रहते थे। सामंत आप कह सकते हो कि मंत्री के रूप में चालुक्य कुछ रहते थे। और वो ही आगे चलकर जब पुलकेशिन प्रथम आया, प्रथम जब चालुक वंश में एक सामंत आकर उभरा, तो इसने क्या किया कि इसने अपना एक क्षेत्र को अलग स्वतंत्र घोषित कर लिया। इसलिए पुलकेशिन प्रथम ने स्वयं को स्वतंत्र कर एक चालुक वंश की स्थापना की। और इसके जो पुलकेशिन पुलकेशिन प्रथम के जो पूर्वज जय सिंह राणा राग थे, ये कदम शासक जो थे उनके अधीन काम करते थे और एज ए सामंत के रूप में। सामंत क्या होता है दोस्तों? मंत्री। मंत्री के रूप में कदम शासकों के अधीन ये लोग काम करते थे। बाद में जब पुलकेशिन प्रथम के टाइम पर इनमें शक्तियां आई चालुक्यों में, तो फिर पुलकेशिन प्रथम ने ही अपना स्वतंत्र अपने आप को स्वयं को स्वतंत्र करके और एक वंश की स्थापना की, जिसे हम चालुक्य वंश कहते हैं। पुलकेशिन प्रथम की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों इसकी जो उपाधि थी वो श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम इसकी उपाधि थी। बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ये परीक्षा में कई बार पूछी गई है। जैसे कि आपको एसएससी के जितने भी एग्जाम है उनमें परीक्षा में पूछा गया है। श्री पृथ्वी वल्लभ और रण विक्रम उपाधि जो किसकी है, वो पुलकेशिन प्रथम की थी। दोस्तों पुलकेशिन प्रथम जो था, इसके पुत्र थे, दो पुत्र थे, एक कीर्तिवर्मन था और एक मंगलेश था। जो कीर्तिवर्मन को कीर्तिवर्मन प्रथम कहा जाता है। जब कीर्तिवर्मन का जो शासक था, वो शासन काल था वो 566 से लेकर 597 तक एडी तक इसका शासन चला। इसका जो दोस्तों कीर्तिवर्मन ने जो शासन किया था चालुक्य वंश में, वो 566 से लेकर 597 एडी तक किया था। और दूसरा जो पुत्र था ये मंगलेश पुलकेशिन प्रथम का, इसने 597 से 597 से लेकर 610 एडी तक इसने शासन किया था। इसके बाद दोस्तों जब कीर्तिवर्मन प्रथम ने अपने क्षेत्र के विस्तार करते टाइम पर इसने मौर्यों को हराया था। यानी कि जब मौर्यों के जो अंतिम जो लोग शासक हुए थे दोस्तों, तो उनको कीर्तिवर्मन प्रथम ने हराया था। और इस प्रकार कीर्तिवर्मन ने भी अपना क्षेत्र का विस्तार किया था। और कीर्तिवर्मन प्रथम ने जो अपने आप को उपाधियां रखी थी, दी थी, वो सत्याश्रयी और एक रण पराक्रम दी थी। ये दोस्तों सत्याश्रय और रण पराक्रम उपाधि जो थी वो कीर्तिवर्मन की थी। और इसने एक अश्वमेध यज्ञ कराया और एक वाजपेयी यज्ञ कराया। अश्वमेध यज्ञ की जब बात करते हैं तो दोस्तों ये क्या होता है, जब हम किसी सीमा का विस्तार करते हैं, यानी कि जब सीमा विस्तार के लिए एक घोड़ा छोड़ दिया जाता था। ये राजा लोग क्या करते थे कि अपना जब सीमा विस्तार करते थे, तो जहाँ तक इनका जब घोड़ा जाएगा, जिस क्षेत्र तक जाएगा वह क्षेत्र इनका होगा। और इस घोड़े को जहाँ कहीं पर रोका गया तो फिर वो उनको उन शासकों को इनसे युद्ध करना पड़ता था। तो हम आप कह सकते हो कि सीमा विस्तार करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था। और वाजपेयी यज्ञ जो था, यह जब विजय हो जाती थी तो उसको उपलक्ष्य में वाजपेयी यज्ञ कराया जाता था। कीर्तिवर्मन ने जो अपनी राजधानी रखी थी वो बादामी को बनाया था। और इसकी जो भाषा थी चालुक्य वंश की, जो वो कन्नड़ संस्कृत थी। कन्नड़ संस्कृत थी। दोस्तों नेक्स्ट जो चालुक्य वंश का शासक आया जिसका नाम पुलकेशिन द्वितीय था, जो 1410 से लेकर 642 ईस्वी तक रहता है। ये दोस्तों क्या करता है, यह जो पुत्र होता है वो कीर्तिवर्मन का होता है पुत्र। कीर्तिवर्मन का यह पुत्र होता है। और कीर्तिवर्मन प्रथम का ही दोस्तों भाई था मंगलेश। इसका चाचा हुआ, क्योंकि भाई का भाई और भाई का जो भाई होता है और इसका ये पुत्र हो और इस पुत्र का ये कौन होगा, चाचा होगा कि नहीं। तो पुलकेशिन दोस्ती क्या करता है, अपने अपने चाचा यानी मंगलेश की हत्या करके 610 में
610 में ये गद्दी पर बैठ जाता है और जो कि शासन इसका चलता है 642 एडी तक इसका शासन चलता है पुलकेशिन द्वितीय का, जो कि ये अपने चाचा मंगलेश की हत्या कर गद्दी पर बैठा था। और पुलकेशिन द्वितीय सेकंड जो था, इसने अपने आप को उपाधि रखी। इसने उपाधि इसकी जो उपाधि थी वो परम भट्टारक थी दोस्तों, और एक महाराज राज थी। परम भट्टारक थी और एक महाराज राज थी। इसके ही टाइम पर जो इसके दरबारी कवि जो थे, वो राज कवि जो थे इसके शासन में, वो रवि कीर्ति थे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कवि का नाम है दोस्तों। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में तब जब बात करते हैं दोस्तों, एक ऐहोल ऐहोल या ऐहोल का अभिलेख जारी कराया गया था, जो कि 634 में इसने एक ऐहोल, जिसे ऐहोल का भी अभिलेख कहते हैं, ऐहोल कहो या ऐहोल कहो इसको, और जो कि अभिलेख इसने जारी करवाया था, जिसमें संस्कृत भाषा में ये लिखा गया था कि पुलकेशिन द्वितीय जो था, पुलकेशिन द्वितीय के विजय के अभियान के बारे में इसमें वर्णन किया गया था, जिसमें बताया गया था कि पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किस तरीके से पराजित किया, किस तरीके से हराया था। तो दोस्तों जो हर्षवर्धन हर्षवर्धन थे, जो वर्धन वंश के संस्थापक थे, इनको पुलकेशिन द्वितीय ने पराजय किया था। और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ऐहोल अभिलेख अभिलेख में इसका वर्णन किया गया है। और हर्षवर्धन जो थे वो भी इसके पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। इनका भी दोस्तों जो टाइम था वो 606 ईडी में यह वर्धन वंश में गद्दी पर बैठते हैं। और इनका जो अंतिम जो काल था वो 647 ईडी तक इनका कार्यकाल था। हर्षवर्धन का 606 से लेकर 647 ईडी तक इन्होंने भी राज्य किया था। तो इसलिए आप कह सकते हो हर्षवर्धन पुलकेशिन द्वितीय के समकालीन थे। पुलकेशिन द्वितीय ने ही अपनी राजधानी बनाई, एक तो वातापी बनाई और एक बैंगी बनाई थी दोस्तों। इसलिए बैंगी के भी चालुक्य कहा गया, क्योंकि जो बैंगी बनाई थी उसको उसको इसने अपने भाई विष्णुवर्धन को सौंप दिया था। और यही विष्णुवर्धन क्या करता है यहाँ पर, विष्णुवर्धन यहाँ पर बैंगी में ही अपने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है। इस प्रकार से यहाँ पर बैंगी चालुक्य की स्थापना करता है। तो इसलिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था दोस्तों, जो इसने इसने एज अ गिफ्ट दिया था, पुलकेशिन द्वितीय ने अपने भाई को एज अ गिफ्ट बैंगी को दिया था। लेकिन ये यहाँ पर अपना ही वंश स्थापित कर लेता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है विष्णुवर्धन। तो यहाँ पर बैंगी चालुक्य की स्थापना होती है। तो दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। पुलकेशिन द्वितीय ने कांची पर आक्रमण किया, और उस समय कांची के जो शासक थे वो महेंद्र वर्मन थे। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव वंश से संबंधित थे। लेकिन दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में हारता है, इसको असफलता मिलती है। और ये कांची की बात अगर हम करते हैं तो दोस्तों यह दक्षिण में एक तरीके का व्यापारिक एक क्षेत्र था, आप कह सकते हो। अगर कांची पर जिसका भी अधिकार होगा तो वो दक्षिण का एक मजबूत शासक बन सकता है। जिस तरीके से आप उत्तर भारत में देखते होंगे, कन्नौज जो था, कन्नौज पर जिस शासक का एक अधिकार होता था, तो वो उत्तर भारत का एक मजबूत शासक बनता था, उत्तर भारत का एक मजबूत शासक कहलाता था। क्योंकि जो कन्नौज था, और कन्नौज एक व्यापारिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण नगर था। व्यापारिक जैसे कि जो उत्तर से इधर जाते थे पूर्व की तरफ, तो कन्नौज से ही होकर आते थे। इसी तरीके से जो भी दक्षिण की तरफ जाता था तो कांची से होकर जाता था। इसलिए कांची पर यह अधिकार करना चाह रहे थे चालुक्य वंश वाले, लेकिन चालुक्य वंश यहाँ पर असफल रहे। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जो महेंद्र वर्मन था, इसने जब इसके उत्तराधिकारी को छुए, महेंद्र वर्मन के उत्तराधिकारियों की बात करें, नरसिंह देव वर्मन जो थे, जब महेंद्र वर्मन की जब मृत्यु हो जाती है तो इसके बाद दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय फिर से युद्ध करता है, फिर से आक्रमण करता है कांची पर ही। तो उस टाइम पर नरसिंह देव वर्मन थे, तो नरसिंह देव वर्मन पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरीका से हराते हैं।
तो इसके बाद महेंद्र वर्मन के बाद भी नरसिंह देव वर्मन पल्लव वंश के थे, वो भी इन्होंने भी पुलकेशिन द्वितीय को बुरी तरीका से हराया था। जब महेंद्र वर्मन के बाद दोस्तों इस पुलकेशिन द्वितीय के बाद एक और जो अगला शासक बना वो विनय आदित्य बना। तो दोस्तों चालुक्य वंश का अगला जो शासक बना वो विनय आदित्य बना। विनय आदित्य भी कुछ नहीं कर सका। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट जो आया था वो विजय आदित्य बना था। विजय आदित्य नेक्स्ट चालुक्य वंश का आगे चलकर शासक बना। इसकी इसने क्या किया कि कांची को अपने अधीन कर लिया। और उस टाइम पर जो पल्लव वंश के जो राजा थे, शासक थे, वो परमेश्वरम द्वितीय थे। इनको बुरी तरीका से हराया। तब विजय आदित्य ने कांची पर अधिकार किया। इससे पहले दोस्तों पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय को महेंद्र वर्मन ने हराया। फिर महेंद्र वर्मन के बाद नरसिंह देव वर्मन ने भी हराया। फिर आखिरकार लास्ट में आकर चालुक्य वंश के जो विजय आदित्य थे उन्होंने कांची पर अधिकार किया। इसके बाद जो नेक्स्ट शासक आया था वो कीर्तिवर्मन द्वितीय था। और इसको हराकर कीर्तिवर्मन द्वितीय को दोस्तों दंती दुर्ग ने हराया था। और फिर उसके बाद हराने के बाद राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। राष्ट्रकूट की बात करते हैं तो राष्ट्रकूट की स्थापना दोस्तों दंती दुर्ग ने की थी। और क्योंकि इसने कीर्तिवर्मन को हरा दिया था, राष्ट्रकूट वंश की जो राजधानी थी वो मान्यखेत थी। मान्यखेत दोस्तों राष्ट्रकूट की राजधानी थी। अब मैंने आपको बताया था चालुक्य वंश, जो चालुक्य वंश था, यहाँ पर दोस्तों जो दंती दुर्ग था वो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना करता है। तो ये पूरे चालुक्य वंश को एंड कर देता है। चालुक्य वंश का यहाँ समाप्त होता है। वेंगी चालुक्य भी कहीं ना कहीं उनका भी समाप्त उनको भी कर देता है। लेकिन दोस्तों दूसरा एक चालुक्य वंश रह गया था, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों अब आपने जितना भी देखा होगा, पुलकेशिन द्वितीय ने भी पल्लव वंश के महेंद्र वर्मन से युद्ध किया, फिर भी हार मिली नरसिंह देव वर्मन से। तो कहीं ना कहीं पल्लव वंश से झड़प संघर्ष इन लोगों का हमेशा से होता ही रहा। तो इसी तरीके से मैं आपको पल्लव वंश के बारे में थोड़ा बताऊंगा। जो पल्लव वंश की बात करते हैं दोस्तों, जो कि है तमिलनाडु में पल्लव वंश था। और इसके संस्थापक जो थे वो सिंह विष्णु थे। कौन थे दोस्तों? सिंह विष्णु इसके संस्थापक थे। और इसकी जो पल्लव वंशों की जो राजधानी थी वो कांची थी। कांची जो कि तमिलनाडु में थी। इसमें मैंने आपको बता दिया था दोस्तों, इस पे जो कब्जा किया था वो विजय आदित्य ने कर लिया था। पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांची थी। और अब नेक्स्ट बात करते हैं सिंह विष्णु की। सिंह विष्णु जो थे दोस्तों पल्लव वंश के संस्थापक थे, जिन्होंने आदि वराह का गुफा का मंदिर का बनवाया। आदि वराह की गुफा का मंदिर एक बनवाया था। और इनके जो दरबारी कवि थे वो भारवी थे, और जिनकी पुस्तक थी किरात अर्जुनी। इनकी सबसे प्रसिद्ध जो किरात अर्जुनी एक पुस्तक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसके बाद जो पल्लव वंश का राजा आया वो महेंद्र वर्मन प्रथम आया, जो कि पल्लव और चालुक्य के मध्य संघर्ष यहाँ शुरू हुआ था कांची को लेकर। क्योंकि यहाँ से पुलकेशिन द्वितीय भी कांची को अपने अधीन करना चाह रहा था, लेकिन यहाँ हार मिलती है। महेंद्र वर्मन इसको बुरी तरीका से हराता है। उसके बाद उसके उत्तराधिकारी आता है नरसिंह देव वर्मन। नरसिंह देव वर्मन भी दोस्तों उसको हरा देता है पुलकेशिन द्वितीय को। लेकिन नरसिंह देव वर्मन की जब बात करें तो इसको महामल्ल के नाम से भी जाना जाता था। और इसी ने महाबलीपुरम के रथ का निर्माण करवाया, जो कि तमिलनाडु में। और दोस्तों महाबलीपुरम के रथ के मंदिर को भी हम मामल्लपुरम के मंदिर भी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? मामल्लपुरम का मंदिर। आप महाबलीपुरम के रथ मंदिर भी कह दो या मामल्लपुरम का मंदिर कह दो, वो दोनों एक ही सेम है। महाबलीपुरम के मंदिर को हम मामल्लपुरम का मंदिर भी कहते हैं। तो दोस्तों नरसिंह देव वर्मन ने जब इसने इसके और एक बार इसने कांची के कैलाश मंदिर का भी निर्माण कराया था। और उधर दोस्तों राष्ट्रकूटों ने भी महाराष्ट्र में कैलाश का मंदिर का निर्माण कराया था। और इसने दक्षिण में नरसिंह देव वर्मन ने कैलाश का मंदिर का निर्माण कराया था।
और इसके यहाँ एक दंडी विद्वान रहते थे, दंडी नाम के एक विद्वान रहते थे, बहुत ही विद्वान विद्वान थे, जिन्होंने दस कुमार चरितम एक किताब लिखी। दस कुमार चरितम में दोस्तों इनकी एक ही बहुत ही प्रसिद्ध किताब रही है। इसके बाद दोस्तों जो बैंगी के चालुक्य थे आंध्र प्रदेश में, जिन्हें मैंने आपको बताया था, जिन्हें पूर्वी चालुक्य कहा जाता था, और बैंगी के जो चालुक्य थे, जो कि जिसके संस्थापक विष्णुवर्धन थे, और इनका जब खात्मा कर दिया हो गया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, तो दोस्तों जो एक कल्याणी के चालुक्य जो बचे थे केरल की तरफ, पश्चिम की तरफ, तो कहीं ना कहीं ये बाद में उभर के आए, ये लोग बचे रहे थे। और इन्होंने कल्याणी के चालुक्य ने क्या किया कि जो तेलव द्रुति था, इस कल्याणी के चालुक्य का जो संस्थापक तेलव द्रुति था, इसने कर्क द्रुति को हरा दिया था। कर्क द्रुति कौन था? ये दोस्तों पल्लवों का एक शासक था। पल्लव वंश जो था दोस्तों, उसमें से दोस्तों ये सबसे पहले आपको मैंने बताया था बादामी के चालुक्य। एक मिनट दोस्तों, सबसे पहले आपको मैंने बताया था बादामी के चालुक्य, और इनको राष्ट्रकूटों ने हराया था। बैंगी के चालुक्य को भी राष्ट्रकूटों ने हराया था। और एक ये कल्याणी चालुक्य जो था, इसका शासन की बात अगर हम करते हैं तो 993 से लेकर 997 तक, जिसमें तेलव द्रुति इसका शासन किया था। 993 से लेकर 997 तक तेलव द्रुति ने शासन किया था। ये दोस्तों पल्लव नहीं था, ये कर्क जो द्रुति था। और यहाँ पर दोस्तों जब राष्ट्रकूटों ने बादामी के चालुक्य और बैंगी के चालुक्यों को जब हरा दिया था, तो यहाँ पर ये खत्म ही हो गए थे। उसके बाद राष्ट्रकूट यहाँ पर चलने लगा था, तो राष्ट्रकूट का जो शासक जो चल रहा था वो कर्क द्रुति आ गया था। राष्ट्रकूट का जो शासक था वो कर्क द्रुति था, और इस कर्क द्रुति को हराकर तेलव द्रुति ने यहाँ पर कल्याणी के चालुक्य वंश को फिर से स्थापित कर दिया। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट समझ में आया होगा। और प्रारंभ में जो इनकी राजधानी थी वो मानेक्षित थी। फिर जो इस तेलव द्रुति ने जो उपाधि ली थी वो अश्वमाल ली थी। इसके बाद जो नेक्स्ट कल्याणी के चालुक्य का जो नेक्स्ट शासक बना, वो 997 से लेकर 1000 तक एडी तक रहा था। इसी के टाइम पर महमूद गजनवी भारत में आया था, और महमूद गजनवी के बारे में मैंने आपको बताया था जब मध्यकालीन भारत पढ़ रहे थे, किस तरीके से इसने सोमनाथ मंदिर को लूटा, किस तरीके से भारत में उपद्रव मचाया था, किस तरीके से यहाँ से सोना खजाना लेकर भारत से गया था। तो वो आपको मैंने सब बता दिया दोस्तों। फिर इसके बाद सत्याश्रय के बाद सोमेश्वर प्रथम अगला शासक बना। इसने अपनी राजधानी बदलकर कल्याणी बनाई। क्योंकि दोस्तों कल्याणी इसलिए बनाई थी कि, और ये जो कल्याणी बनाई थी दोस्तों इसने राजधानी, तो यह उस टाइम की इतनी प्रसिद्ध थी, इतनी प्रसिद्ध राजधानी थी कि इसी के ही नाम से ये कल्याणी, इसी के नाम से ही ये वंश चलने लगा था। इसलिए इस वंश को कल्याणी का चालुक्य कहा गया था। कल्याणी का चालुक्य कहा गया था। तो दोस्तों नेक्स्ट जो इस अगला जो शासक आया था वो विक्रमादित्य द्वितीय आया था, और जिसने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी, जो ये कर्नाटक में है, विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण जो कराया था, और कर्नाटक में यह भगवान शिव से संबंधित है। विरूपाक्ष का मंदिर जो है वो भगवान शिव से यह संबंधित है। और दोस्तों यह जब मैंने आपको पढ़ा दिया चालुक्य जो थे, बादामी के चालुक्य थे और बैंगी के चालुक्य थे, और किस तरीके से फिर बाद में कल्याणी के चालुक्य आए किस तरीके से राष्ट्रकूटों को खत्म किया। और उसके बाद दोस्तों इससे पहले मैंने आपको पल्लव के बारे में पढ़ा दिया था। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, हम संगम साहित्य के बारे में जानेंगे, जो कि 100 एडी से लेकर 300 एडी के मध्य तक चला था, जो कि 300 साल तक ये चलाया गया था। संगम साहित्य के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों संगम साहित्य में क्या हुआ था, इसका मतलब क्या होता है संगम साहित्य का। इसमें दोस्तों तमिल जो कवि थे और जो लेखक थे, और तो उन्होंने तमिल साहित्य को लिखने के लिए बहुत बड़ा एक योगदान दिया। ये लोग तमिल साहित्य को लिखना चाह रहे थे,
इसमें जो संगम साहित्य में दोस्तों तमिल साहित्य को लिखवाया गया था अलग-अलग, जिसके लिए कमेटी भी बनाई गई थी किस तरीके से। और वो उसमें दोस्तों इसमें कई सारे कवि, बहुत सारे कवि भी थे। 8000 प्लस इसमें तमिल साहित्य तमिल कवि थे, जिन्होंने तमिल साहित्य को लिखवाया था और अलग-अलग कमेटी रही थी। वहाँ पर ये तमिल साहित्य लिखे गए थे और जिसमें दोस्तों जो ये तमिल साहित्य जिसमें चेर और चोल और पांड्य, ये 3 वंशों का बहुत विस्तृत वर्णन किया गया था। इस तरीके से इसमें जो लिखा गया था ये इसका इनका जो मूल विषय था संगम साहित्य का, वो वीरता और प्रेम के बारे में लिखा गया था। इनका जो प्रमुख ग्रंथ था वो तिरुवल्लुवर के द्वारा लिखा गया था, जिनका तिरुवल्लुवर जो एक व्यक्ति थे, कवि थे। इन्होंने इन्होंने जो ग्रंथ लिखा था उस ग्रंथ का नाम था तिरुकुरल ग्रंथ। तो इसलिए इसको कहा जाता है तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल ग्रंथ। तिरुकुरल ग्रंथ इतना दोस्तों उस दक्षिण में प्रसिद्ध है, इसलिए इसको संगम का बाइबल भी कहा गया तिरुकुरल ग्रंथ को, और इसी को संगम का गीता कहा गया और संगम काल का इसको उपवेद भी कहा गया। और इसको संगम संगम का ही इसको पंचवेद कहते हैं तिरुकुरल ग्रंथ को। जब हम नेक्स्ट बात करते हैं, आपको मैंने बताया कि ये तमिल लेखकों के द्वारा लिखाया जा रहा था तमिल साहित्य। और इनमें इस टाइम पर जो ग्रंथ लिखे गए थे वो सब एक तो जैन धर्म से संबंधित था, जिसका नाम था शिल्पाधिकारम। उससे पहले ये वाला दोस्तों तमिल से संबंधित था, और ये जो था जैन धर्म से संबंधित था, जिसका नाम था शिल्पाधिकारम। इस शिल्पाधिकारम ये ग्रंथ था और इसके जो लेखक थे वो इलोगो दिगल थे। इलोगो दिगल इसके लेखक थे। शिल्पाधिकारम में जो वर्णन किया गया है, इसमें जो पात्र थे वो कोवलन एक व्यापारी था। कोवलन व्यापारी के बारे में इसमें वर्णन किया गया है, किस तरीके से कोवलन ने जी अपने व्यापार को दक्षिण में ये जब ये करने जाता है दोस्तों, इसके बारे में कहानी लिखी गई है शिल्पाधिकारम में कि जब कोवलन एक व्यापारी होता है वो दक्षिण में व्यापार करने के लिए जाता है और वहाँ पर ऐसे जब व्यापार कर रहा होता है तो वहाँ पर ऐसे एक स्त्री से प्रेम हो जाता है, उसका नाम है माधवी। इसकी ये प्रेम का बनती है और इसके बाद जब यहाँ पर यह इसको इतना भी ध्यान सुदे इतना भी नहीं रहता है किस तरीके से व्यापार हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो इस तरीके से इसको बहुत सारा यहाँ पर नुकसान हो गया था। फिर यह दक्षिण से फिर वापस घर आता है। तो जब घर आता है तो दोस्तों यह अपनी पत्नी, जिसकी पत्नी का नाम था कन्नगी, जो इसकी ये पत्नी थी घर पर, तो कन्नगी से ये जब मिलता है तो इसको बताता है ये अपनी पूरी स्टोरी। तो कन्नगी इससे कहती है कि आप ये मेरी पायल ले जाओ और अपने जो व्यापार में आपको जितना भी नुकसान हुआ हो वो इससे बेचकर आप अपना व्यापार फिर से दोबारा से शुरू कर सकते हो। तो यह अपनी ये जो पायल दे देती है कन्नगी कोवलन को। तो कोवलन क्या करता है, जब बाजार में बेचने जाता है पायल, तो उसी टाइम पर उसके क्षेत्री क्षेत्री जो राजा थे उसकी उसकी रानी की पायल हो जाती है। तो शक के आधार पर वो राजा इसको कोवलन को गिरफ्तार करके और इसको दोस्तों फांसी दे पकड़ लेता है और बंदी बना लेता है और बिना सोचे विचारे इसको फांसी की सजा दे देता है। तो यही बात दोस्तों जब कन्नगी को पता चलती है तो कन्नगी वहाँ जाती है, तो उसका पति जब मार दिया जाता है तो कन्नगी उस राजा को कन्नगी जो होती है इसकी पत्नी उस राजा को श्राप देती है कि आप भी आपका राज्य भी कभी खुश नहीं होगा। इस तरीके से कहा जाता है दक्षिण भारत में एक ऐसा राज्य भी था जहाँ पर जैसे जो मैं आपको दोस्तों पढ़ाऊंगा आगे कौन सा राज्य था किस तरीके से। तो वो राज्य दोस्तों इसके कन्नगी के श्राप से बर्बाद हो गया और वहीं पर उसका राज्य का तहस नहस हो गया। कुछ इतिहासकारों का कहना था कि कन्नगी ने ये श्राप दिया था दोस्तों, इसीलिए इसको दक्षिण भारत की पार्वती कहा गया था कन्नगी को। आई होप दोस्तों ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये जो कि ये कोवलन व्यापारी की कहानी दोस्तों ये शिल्पाधिकारम ग्रंथ में ये बताई गई है, लिखी गई है। और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, मणिमेखल एक लेखक थे। मणिमेखल के जो लेखक थे वो सत्यनाथ थे और यह भी एक ग्रंथ था और यह बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ था और इसमें माधवी से संबंधित चर्चा की गई है। दोस्तों माधवी जो थी यह कोवलन की
बेटी थी। दोस्तों जो कोवलन का बचा हुआ जो बची हुई कहानी को इसमें मणिमेखलन में विस्तारित रूप से इसमें वर्णन किया गया है। उसमें पार्ट 1 और पार्ट 1 के बारे में उसको में बताया गया और इसमें पार्ट 2 के बारे में दोस्तों बताया गया कोवलन की स्टोरी। कोवलन की जो भी बाकी की बची कहानी थी वो इस वाले मणिमेखल मेखल में ग्रंथ में बताई गई है और यह माली से संबंधित थी। यह दोस्तों जो संगम साहित्य हुआ था इसमें 8,898 कवियों ने भाग लिया था, जिसे पांड्य शासकों ने आश्रय दिया था। जो पांड्य जो राजा थे इन्होंने का जो भी खाना था रहने का सब खर्चा इन कवियों का उठाया था और इन्होंने अपने संगम साहित्य में बताया है इन कवियों ने कि उस टाइम पर जो कुल राज्य थे वो 197 थे, यानी छोटे छोटे राज्यों में ये पूरा दक्षिण में दक्षिणी आप बटा हुआ था, छोटे छोटे रजवाड़े थे। इस तरीके से जो राज शासन थे शासकीय क्षेत्र थे वो 197 थे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की संगम साहित्य में दोस्तों 3 राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक चोल थे, चेर थे, पांड्य। संगम संगम साहित्य में दोस्तों इन तीनों वंश का विस्तारित वर्णन किया गया है, इनकी किस तरीके से वंश राजवंश थे। तो दोस्तों संगम साहित्य लिखा जा रहा था तो ये एक ही दिन में नहीं लिखा गया था। इसके लिए 3 संगम परिषद आयोजित हुई थी। अलग अलग परिषदों में अलग अलग ये ग्रंथ लिखे गए थे, जिसमें से मदुरई एक थी जहाँ पर अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे। तो यह दोस्तों कोई प्रमाण यहाँ पर नहीं मिला था, इसलिए यहाँ पर कोई ग्रंथ पता नहीं चला कौन सा ग्रंथ लिखा गया। सेकंड जो दोस्तों इनकी जो समिट हुई थी संगम परिषद हुई थी वो कपाटपुरम में हुई थी। यहाँ पर अगस्त ऋषि अध्यक्ष थे और यहाँ पर प्रमुख ग्रंथ लिखे गए थे जो मैंने आपको बता दिए। और इसमें से एक प्रमुख ग्रंथ उसमें से एक व्याकरण ग्रंथ था इसी टाइम पर लिखा गया, जिसका नाम था तोलक विश्वियम। तोलक तोलक शिवियम। यह दक्षिण भारत का एक पहला व्याकरण ग्रंथ था। इसी में 8 प्रकार के प्रभाव बताए गए, जैसे हम जानते हैं दोस्तों संस्कृत व्याकरण जो था, संस्कृत व्याकरण का ग्रंथ जो लिखा है वो उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो कि दोस्तों पाणिनि ने लिखा है। इसी तरीके से ये दक्षिण भारत का पहला व्याकरण ग्रंथ था। हमारे यहाँ उत्तर भारत का संस्कृत व्याकरण का जो है वो अष्टाध्यायी है। और इसी तरीके से तमिल का अगर बात करते हैं व्याकरण ग्रंथ जो है वो तोलक शिवियम है। और संस्कृत व्याकरण की अगर हम बात करते हैं तो वो अष्टाध्यायी ग्रंथ है जो कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों तीसरी जो संगम परिषद हुई थी वो उत्तरी मदुरई में हुई थी, जो कि यहाँ का अध्यक्ष थे नकीर अध्यक्ष थे। इसके बाद दोस्तों इन्होंने संगम साहित्य में जिन जिन वंशों के बारे में चर्चाएं की थी उसमें से एक चोल वंश राजवंश था, उसके बारे में आपको बताता हूँ। इसके जो संस्थापक थे वो विजयालाल थे, जो कि 848 से लेकर 871 AD तक इनका शासन जो था। चोल वंश राजवंशों का जो राज चिन्ह हुआ करता था वो बाघ था। कौन सा था दोस्तों? बाघ था। और चोल राजवंशों की राजधानी थी मल्लूर, यह पहली राजधानी थी। और उरेयूर दूसरी राजधानी थी। पोहार तीसरी राजधानी थी। और चौथी दोस्तों तंजौर राजधानी थी, जिसे तंजावुर कहा जाता था। और यह चोल वंशों की प्रमुख राजधानी थी। ये दोस्तों बात करते हैं चोल राजवंश की, तो ये आए कहाँ से थे? ये चोल वंश आए कहाँ से थे मैं आपको बता देता हूँ। जो चालुक्य वंश थे, चालुक्य और पल्लव वंशों का आपस में झगड़ा चल रहा था। तो इन्हीं पल्लवों के यहाँ पर ये चोल जो राजवंश चोल लोग थे यह सामंत बन के रहा करते थे। सामंत आपको बता दिया मंत्री बन के रहते थे। तो उन्हीं में से एक विजयलाल आया। विजयलाल ने अपना एक अलग से क्षेत्र खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया और अपना एक वंश स्थापित कर लिया, जिसे ही कहा गया था चोल राजवंश। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चोल राजवंश कैसे आया था समझ में आया होगा। और इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। विजयलाल ने जब अपना चोल राजवंश स्थापित कर लिया था तो इसके बारे में इसने उपाधि जो रखी थी वो नरकेसरी रखी थी। और इसने चोलेश्वर मंदिर का निर्माण किया था। यह विजयलाल जो था पल्लवों का सामंत था। इससे पहले दोस्तों ये लोग पल्लवों के सामंत थे। जब इनमें ताकत आई एकजुट हुए तो इन्होंने अपना एक अलग से क्षेत्र स्थापित कर लिया। वहीं पर इन्होंने खुद को राजा घोषित करके अपना एक राजवंश स्टार्ट कर दिया, जिसी को चोल वंश कहा गया।
इस चोल वंशों में दोस्तों सबसे जो प्रतापी राजा था वो कराइकल था। कराइकल सबसे प्रतापी राजा था, जिसके जिसके बारे में आप अभी मूवी भी बन चुकी है, PS2 आपने शायद देख ही ली हो। तो वो इसी के बारे में कहानी बताई गई है। बात करते हैं कराइकल की, तो इसने यह उत्तर पर आक्रमण करके यह पहला ऐसा शासक था जिसने दक्षिण से उत्तर की तरफ आक्रमण किया था। इससे पहले क्या था दोस्तों की और भी जो भी जितने भी शासक थे उन्होंने उत्तर से दक्षिण की ओर अभियान किए थे, पर यह कराइकल जो था इसने पहला ऐसा शासक था जिसने उत्तर की ओर आक्रमण किया, जो कि मगध को भी जीता और अवंती को जीता था। और जो यह आक्रमण हुआ था दोस्तों, इसी को कहा गया था बेड़ी का युद्ध। इसी को कहा गया था बेड़ी का युद्ध। और यह उत्तर भारत के जो भी राजाओं के जो संघ थे उनको सभी को हराया इसने। और कराइकल ने ही कुहार बंदरगाह का निर्माण किया, जो इसलिए इसलिए इसने किया था क्योंकि जो भी तटीय राज्य थे और जो भी देश थे, जैसे श्रीलंका था, श्रीलंका से व्यापार करने के लिए, और भी जो भी पड़ोसी देश थे जहाँ से समुद्री मार्ग से जाने के लिए इसने कुहार बंदरगाह का निर्माण कराया। इसलिए जो बंदरगाह के निर्माण के जो तथ्य मिलते हैं वो कराइकल से ही मिलते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों चोल वंश का अगला शासक बना था वो आदित्य प्रथम बना था। और इसी ने कोदंड राम की एक अपनी उपाधि, इसे कोदंड राम भी कहा जाता था। और यह पल्लव शासक, जो पल्लव शासक एक अपराजित थे बर्मन, उनको यह इसने हराया था। दोस्तों इससे पहले पल्लव भी कई बार हार चुके। पल्लव को फिर आदित्य प्रथम ने हराया था, चोल शासक था। और दोस्तों नेक्स्ट जो शासक आया वो परांतक प्रथम आया था। परांतक प्रथम जो था ये पांड्य शासकों को इसने हराया था। और तंजौर का चिदम्बरम मंदिर का निर्माण करवाया परांतक प्रथम ने। और परांतक प्रथम को दोस्तों राष्ट्रकूटों ने, कृष्ण प्रथम ने गंगों के साथ मिलकर, राष्ट्रकूटों में एक शासक था कृष्ण प्रथम, इसने गंगों के साथ मिलकर परांतक प्रथम को हरा दिया और उत्तरी क्षेत्र को छीना। दोस्तों जब मैं बात करता हूँ, जैसे कि ये आपका भारत था, दक्षिणी भारत है, और यहाँ पर राष्ट्रकूट थे, और ये आपका यहाँ पर चोल वंश था। तो इसने क्या किया, राष्ट्रकूटों ने ये चोल वंशों का जो था, चोल वंश थे इनका उत्तरी भाग को इन्होंने, उत्तरी क्षेत्रों को इन्होंने जीत लिया, मतलब छीन लिया था राष्ट्रकूटों ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, इसका जो चोल वंश का जो शासक था वो राजा राम प्रथम थे। राजा राम प्रथम की बात करते हैं तो यह एक सबसे प्रतापी शासक थे, और जिन्होंने बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था और नटराज की मूर्ति भी बनाई थी। नटराज की जब बात करते हैं जो कि शिव जी से संबंधित है, और इस राजा राम ने जो उपाधि रखी थी वो शिव प्रसाद शेखर रखी थी। और इसने दक्षिण भारत में भूमि मापने का पहला प्रयास किया था। इससे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी होगा कि जो पहला जो शासक था, पहला शासक जो था जहाँ पर जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था वो राजा राम प्रथम ही था। इसने श्रीलंका पर आक्रमण किया था और पहला शासक बना। दूसरा शासक दोस्तों जो था वो राजेंद्र प्रथम था। दूसरा शासक ये रहेगा राजेंद्र प्रथम। आपको बता देता हूँ जो तीसरा शासक रहेगा, तीसरा शासक जो था वो दोस्तों जिसका नाम देवराय द्वितीय था। देवराय द्वितीय जो कि तुगलक वंश, संगम वंश से संबंधित था। इस तरीके तीन ऐसे राजा थे दक्षिणी भारत के जिन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया था। तो दोस्तों नेक्स्ट राजेंद्र प्रथम की बात करते तो इसे दक्षिण भारत का नीलकंठ कहा गया था, जो कि नीलकंठ एक शास्त्री थे, उन्होंने इसको कहा था। और दक्षिण भारत का इसको नेपोलियन कहा गया था, स्मिथ के द्वारा। स्मिथ ने इसको दक्षिण भारत का नेपोलियन कहा था। और इसने राजेंद्र प्रथम ने पाल वंश के शासक जो महिपाल थे इनको हराया था। दोस्तों उत्तर भारत में उस टाइम पर बिहार और बंगाल के क्षेत्र में, बिहार और बंगाल के क्षेत्र में उस टाइम पर दोस्तों पाल वंश चल रहा था। तो पाल वंश को इसने राजेंद्र प्रथम ने वहां जाकर हराया, और यह इस प्रकार अंतिम चोल शासक रहा। इस जो अंतिम चोल शासक था दोस्तों वो अधिराज राजेंद्र था। अधिराज राजेंद्र था, जिसे राजेंद्र थर्ड कहा जाता था।
अंतिम जो चोल शासक था वो राजेंद्र थर्ड था। इससे पहले भी शासक रहे थे। इसके बाद दोस्तों चेर वंश से स्टार्ट होता है। चेर वंश के बारे में आपको बताता हूँ। चेर वंश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। चेर वंशों का जो राज चिन्ह था वो धनुष था। इससे पहले मैंने आपको चोल वंशों के जो राज चिन्ह थे वो बता दिए थे। जो चेर वंश का राज चिन्ह था वो धनुष था। चेर वंश की बात करते हैं तो यह केरल और तमिलनाडु के हिस्से में ये लोग रहते थे। और दोस्तों जो केरल का पुराना नाम है वो चेर ही था। चेर केरल का पुराना नाम चेर था और यहाँ पर शासन करने वाले लोगों को ही चेर कहा जाता था। इसीलिए चेर वंश यहाँ पर इन्हीं शासकों को कहा गया ये चेर वंश के शासक हैं। इसमें से बात करते हैं इसके चेर वंश के जो संस्थापक थे वो उदयन जेरल थे। कौन थे? उदयन जेरल यहाँ चेर वंश के शासक थे, जिन्होंने अपनी राजधानी बंजीपुर या बांजी या जिसे तोड़ी भी कहते हैं, तोंडी भी कहते हैं, वो इन्होंने राजधानी अपनी बनाई। इसको बज्जी भी बोलते हैं, बज्जी भी बोलते हैं दोस्तों। बज्जी को या बांजी को या बंजीपुर को यह राजधानी इन्होंने उदयन जेरल ने बनाई थी। और उदयन जेरल का ही जो उपनाम था वो प्रियदर्शी था। प्रियदर्शी के बारे में दोस्तों थोड़ा आपको बताता हूँ। यह कुछ कारण भी रहे और प्रियदर्शी क्या है, जैसे कि जो आपने पढ़ा होगा अशोक के जो स्तंभ है उसमें भी प्रियदर्शी का भी जिक्र किया है। इस तरीके से कुछ मतभेद भी रहे थे। कुछ जो भी जो इतिहासकार रहे, जो शोध जिन्होंने इन चीज़ों के बारे में शोध किया है, उसके बारे में दोस्तों जैसे जो प्रिंसिप जेम्स प्रिंसिप था, उसने क्या कहा। उसने जब आपको बताता हूँ जो सबसे पहले जो अशोक के स्तंभ जो थे उसकी खोज 1750 अशोक के जो स्तंभ थे इसकी खोज 1750 में टी पैंथलर ने की थी। और फिर 1850 में दोस्तों जेम्स प्रथम ने इसको पढ़ता है। जेम्स प्रथम ने जेम्स प्रिंसेप ने इसको 1850 में पढ़ा था। तो जेम्स प्रिंसेप जो था इसने क्या कहा कि ये प्रियदर्शी का जो संबंध है वो दक्षिण के जो राजा थे उदयन जेरल उनसे संबंधित है। और साथ ही में एक श्रीलंका के शासक थे जिनका नाम तिस्य था, उससे भी इसने संबंध बताया था। लेकिन दोस्तों बाद में एक इतिहासकार था टर्नर ने कहा कि नहीं ये प्रियदर्शी अशोक ही है। तो ये प्रियदर्शी आप बता रहे हैं जो प्रिंसेप के जो कथन थे उसको नकारते हुए टर्नर ने कहा ये प्रियदर्शी अशोक ही है। तो इस प्रकार ये दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। इसका चेर वंश का जो नेक्स्ट शासक बना था वो शेख गुटवन बना था। और शेख गुटवन को ही लालचेर और भल्लाचेर की उपाधि मिली थी। लालचेर चेर क्यों कहते थे? क्योंकि दोस्तों इसको केरल का पुराना नाम था, तो केरल का लाल कहते थे इसको, इसलिए लाल चेर कहा जाता था और भल्ला चेर कहा जाता था। और इसी के टाइम पे जो शेख गुटवन था दोस्तों, इसी के टाइम पर जो सती हुई थी कन्नगी, इनकी पूजा शुरू कराई गई थी। कन्नगी के बारे में मैंने आपको बताया था, जो कोवलन की पत्नी थी कन्नगी, उनकी पूजा इसी के टाइम पर शेख गुटवन के टाइम पर कराई गई थी। और इसकी पूजा करने के लिए गजवाऊ शासक श्रीलंका से आता था। श्रीलंका से दोस्तों गजवाऊ शासक आता था और सती की पूजा करने के लिए। इसके अगला जो शिष्य शासक आया वो पेरुंजेरल आया। पेरुंजेरल ने दक्षिणी भारत में गन्ने की खेती शुरू की। और चेर वंश का जो अंतिम शासक था वो मांदर जेल एम्पोरोई था। मांदर जेल एम्पोरोई था दोस्तों, एम्पोरोई था। मांदर जेल एम्पोरोई अंतिम शासक चेर का बना। और इसके बाद नेक्स्ट जो शासन था वो पांडवंश है दोस्तों। पांडवंश के बारे में आपको बता देता हूँ। इनका जो प्रतीक चिन्ह था वो मछली था। इससे पहले मैंने जो दोस्तों आपको बताए थे, जैसे कि सबसे पहले चोल का मैंने आपको बताया था राज चिन्ह, और उसके बाद चेर का भी बताया था। उसी तरीके से पांडवंशों का भी राज चिन्ह था मछली। इसके संस्थापक नेडियोन थे। कौन थे दोस्तों? नेडियोन इसके संस्थापक थे और जिन्होंने समुद्र पूजा शुरू कराई। और इनकी जो राजधानी थी वो कोरकई
और मदुरई थी, पूर्व की मदुरई थी, जिससे और इसी टाइम दोस्तों मैक्सनीज एक इतिहासकार रहा है जिन्होंने पांडव वंश की जानकारी अपनी पुस्तक इंडिका में बताई है। इंडिका में जिनकी जानकारी दी गई है वो पांडव वंश की जानकारी बताई गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट पांडव वंश के जो शासक वो नेजुडेलियन आए, नेजुडेलियन बनाए गए। तो दोस्तों एक यही था नेजुडेलियन जिसने कोवलन को दंड दिया था, जैसे पहले मैंने आपको कहानी बताई थी कोवलन और कन्नगी की। तो किस इसने बिना सोचे समझे नेजुडेलियन ने उस कोवलन को दंड दे दिया मृत्यु का। तो इतिहासकार कहते हैं कि जो कन्नगी का श्राप दिया गया था वो इसी नेजुडेलियन को दिया गया था, और इसी श्राप के कारण ही यह अपने वंश का अंत कर बैठा, जिससे ही इस कन्नगी के श्राप से इस वंश का अंत हुआ था। और नेजुडेलियन ने चेर और चोलों को संयुक्त रूप से हराया था दोस्तों। इसने युद्ध किया था चेर और चोलों से नेजुडेलियन ने। इस युद्ध को तातेया गलम का युद्ध कहा जाता है। लिख दे रहा हूँ दोस्तों, तातेया गलम, तातेया गलम का युद्ध इसको कहा जाता है, जिस युद्ध में चेर और चोलों को संयुक्त रूप से हराया। अंतिम शासक जो था पांडव वंश का वो था मारवर्मन कुलशेखर। इसके बाद दोस्तों इसके बाद यह अंतिम शासक रहा, फिर यहाँ पर इन पांडव वंश का अंत हुआ था। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर भी करें। जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।